करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, बाबा साहब जो पुण्यतिथि है उसे मनाया जाता है महापरिनिर्वाण। ओके, आपने बौद्ध धर्म का सुना होगा अगर, तो उसमें जब भगवान बुद्ध का क्या होता है, मोक्ष प्राप्त होते तो उसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, इसलिए इनकी पुण्यतिथि को भी महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की भूमिका एक सामाजिक सुधारक, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष और देश के पहले कानून मंत्री के तौर पर रही है। वह एक कानूनविद और अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय एवं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने दलितों को शिक्षा के लिए बढ़ावा दिया। दलितों के बीच शिक्षा और सामाजिक तथा आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की थी। उन्हें मूक नायक, जनता, समता और बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिकाओं के लिए भी जाना जाता है। तो आप इनकी सभी पत्रिकाओं को याद रखेंगे, मूक नायक, जनता, समता और बहिष्कृत भारत। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस लोकप्रिय आलू चिप्स उत्पाद कंपनी के लिए उगाई जाने वाली आलू की एक किस्म के पेटेंट को रद्द कर दिया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, लेज। लेज की जो चिप्स हैं आपने कई बार खाई होंगी, वही कंपनी की बात हो रही है। हाल ही में पेप्सिको इंक के लोकप्रिय आलू चिप्स उत्पाद लेज के लिए विशेष तौर से उगाई जाने वाली आलू की एक किस्म के पेटेंट को रद्द कर दिया गया है। पेटेंट एवरग्रीन रॉयल्टी बनाए रखने के लिए कुछ संशोधनों के साथ दी गई पेटेंट की अवधि को बढ़ाने की एक कॉर्पोरेट कंपनी व्यावसायिक और तकनीकी रणनीति है। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3D के अनुसार एक ज्ञात पदार्थ के नए रूपों को शामिल करने वाले आविष्कारों को पेटेंट देने की अनुमति नहीं देती। देखिए इसका मतलब क्या है, इस धारा में ये कहा गया कि आपने एक पेन पहले से ही पेंक बना लिया गया है। अब भाई पेन जिनने बनाया है वो तो पहला आविष्कार हो गया ना। अब आप एक ही पेन, एक ही रिफिल से 4 कलर की इंक निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि पेन का आविष्कार आपने किया है। ओके, तो जो जिसका आविष्कार हो चुका है उसको एवरग्रीन नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि यह प्रभावकारिता के संबंध में गुणों में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न ना हो। आपने पेन तो बना लिया, लेकिन उसकी प्रभावकारिता और गुण क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, तभी वो पेटेंट आपके नाम हो सकता है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने समझौते संपन्न हुए हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, 28 समझौते किए गए दोनों देशों के बीच में विभिन्न क्षेत्रों को लेकर। 6 दिसंबर 2021 को भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। यह इस सम्मेलन का 21वां संस्करण था, याद रखिएगा। हैदराबाद हाउस में रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री की औपचारिक मुलाकात हुई और इस 6 घंटे की भारत यात्रा के दौरान भारत और रूस के मध्य पहली बार 2+2 वार्ता संपन्न हुई। क्या होती है 2+2 वार्ता? जब दो देशों के रक्षा और विदेश मंत्री आपस में बैठकर बैठक आयोजित करते हैं तब इसे 2+2 वार्ता कहा जाता है। भारत इस तरह की बैठक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और अब रूस के साथ भी कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो 28 समझौते हुए हैं उसमें से कुछ महत्वपूर्ण हमने यहाँ शामिल किए हैं। वर्ष 2021 से 2031 तक सैन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम पर समझौता हुआ है। रूस के विज्ञान और उच्च शिक्षा मंत्रालय और भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन में सहयोग के लिए रोडमैप तैयार किया गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय बौद्धिक संपदा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता हुआ है। रूस के जॉइंट स्टाफ कंपनी रोजेस्लियोजियो और भारत की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खान मंत्रालय के बीच भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता हुआ है। भारत और रूस की सरकार के बीच मर्चेंट शिपिंग पर समझौते संशोधन पर प्रोटोकॉल पर समझौता हुआ है।
वर्ष 2021 से 2024 तक दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 2022 से 2023 के लिए दोनों देशों के संस्कृति मंत्रालयों द्वारा उत्सवों का आयोजन किया जाएगा। भारत और रूस के बीच रिसर्च के क्षेत्र में जैसे लॉन्च व्हीकल का निर्माण, संचालन तथा ग्राउंड बेस्ड स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर समझौता हुआ है। रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में काउंसलर ऑफिस के लिए भूमि आवंटन के लिए प्रोटोकॉल, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून और जेएससी रोसबोरन एक्सपोर्ट के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है। साइबर हमले का जवाब देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और उसके बैंक के और रूस के बैंक के बीच सहयोग हुआ है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और द इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंट्स ऑफ रशिया के बीच समझौता ज्ञापन पर सहयोग होगा। विभिन्न यूनिवर्सिटीज के मध्य समझौते हुए हैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आदि। भारत और रूस ने वर्ष 2025 तक अपने व्यापार को $30 बिलियन करने के लक्ष्य रखा है। दोनों के बीच में जो व्यापार होता है उसका लक्ष्य कितना निर्धारित किया है, ये याद रखेंगे आप, $30 बिलियन का। वर्ष 2020 में भारत और रूस के बीच व्यापार में 17% की गिरावट हुई थी, कोविड-19 की वजह से। लेकिन 2021 के पहले 9 महीनों में व्यापार में 38% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हाल ही में भारत और रूस के मध्य AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए समझौता हुआ। इसके लिए फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो राइट आंसर होगा हमारा डी, उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारत और रूस के मध्य हुए समझौते के अनुसार AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। इसका निर्माण इंडो रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। यह पूरा समझौता लगभग 5,124 करोड़ रुपए का है। इसके तहत 1.6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण किया जाएगा। AK-47 राइफल का उन्नत संस्करण AK-203 है। इंसास राइफल और AK-47 का उपयोग देश में सर्वाधिक होता है। AK-203 इसकी जो खासियत है कुछ पॉइंट्स में देख लेते हैं। इसकी रेंज 800 मीटर है। इसका उपयोग ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों मोड में किया जा सकता है। प्रति मिनट 600 राउंड गोलियां इससे चलाई जा सकती हैं। किससे? AK-203 असॉल्ट राइफल से। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जब पुतिन आए थे तो जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसका भी क्या हो गया, ये भारत के लिए निकल चुकी है। ये आ रही है समुद्री रास्ते से, और ये भारत में आएगी और भारत सरकार जहाँ इसे तैनात करना चाहेगी वहाँ तैनात किया जाएगा। तो S-400 कैसे काम करता है ये आपको 4 स्टेजेस देखना है, 1, 2, 3 और 4। तो कैसी होगी? 1 स्टेज में क्या होगा, सर्विलांस राडार आइडेंटिफिकेशन टारगेट एट अ रेडियस ऑफ 600 किलोमीटर, मतलब 600 किलोमीटर के एरिया में किसी भी तरीके का कोई ड्रोन है, कोई लड़ाकू विमान है, कोई मिसाइल है, तो ये जो मिसाइल डिफेंस एयर सिस्टम है ये क्या करेगा, 600 किलोमीटर के एरिया में अगर कुछ ऐसी गतिविधि हो रही है तो उसे रडार के माध्यम से क्या करेगा, सर्विलांस करके इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। कहाँ ये करेगा? सेकंड नंबर पर। कहाँ? रडार ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन टू कमांड सेंटर। कमांड सेंटर के पास ये इंफॉर्मेशन जाएगी और उसके बाद रडार फायर कंट्रोल आइडेंटिफाइड टारगेट्स एंड गाइडेड मिसाइल। ये जो मिसाइलें होंगी, ठीक है, ये जो गाइडेड मिसाइलें होंगी इस कमांड के माध्यम से क्या करेंगी, इस एयरप्लेन या कोई मिसाइल है या कोई लड़ाकू विमान है, ठीक है, या कोई ड्रोन है, उसे टारगेट करेंगी और उसके बाद टारगेट पे निशाना लगाकर जो ये पीछे मिसाइल्स लगी होती हैं ये इसे क्या कर देंगी, ध्वस्त कर देंगी इस तरह से। तो इस तरीके से काम करेगा आपका S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सैन्य हथियार बनाने वाली दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल है? तो राइट आंसर होगा हमारा ए, 3 भारतीय कंपनियां इसके अंतर्गत आती हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सैन्य हथियार बनाने वाली टॉप 100 कंपनियों में भारत की 3 कंपनियां आती हैं। कौन कौन सी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी पोजीशन 100 कंपनियों में 42 है। HAL की पिछली रैंकिंग 46 थी, मतलब 2020 में इसकी रैंक क्या थी, 2019 में 46 थी। और 2020 में क्या हो गई है, इसकी रैंक 42 हो गई, तो अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। HAL ने
2020 में $2.9 बिलियन के हथियार बेचे हैं। दूसरे स्थान पर आती है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसकी टॉप 100 में 60 रैंक है और इसने 2020 में $1.9 मिलियन की बिक्री की है हथियारों की। तीसरे नंबर पर आती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, इसकी रैंक है 66। वर्ष 2020 में $1.6 मिलियन के हथियारों की बिक्री की है। तो ये तीनों ही कंपनियों को आप याद रखेंगे भारत की। देख लेते हैं यहाँ पर टॉप 10 जो कंपनी है जो हथियार बनाती हैं विश्व की 100 कंपनियों में टॉप 10 कंट्रीज में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो टॉप 4 आप देखेंगे तो ये यूनाइटेड स्टेट की है। ओके, जनरल डायनामिक्स कॉर्पोरेशन ये भी यूनाइटेड स्टेट की है और हैरिस टेक्नोलॉजी अगर आप बात करें तो 10 में से 6 कंपनियां किस देश की हैं? USA की हैं। ओके, याद रखिएगा। देखिए पहले नंबर पर कौन आती है विश्व में? लॉकहीड मार्टिन आती है और इसका नाम आपने सुना होगा। टॉप 10 में 3 चाइनीज कंपनियां हैं और टॉप 10 में एक यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है। ठीक है, तो USA सबसे बड़ा हथियार निर्माता देश है। सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सैन्य हथियार बनाने के मामले में देशों का स्थान, भारत का जो हमारा देश है इसका स्थान क्या रहा? 11वां रहा है। और टॉप 10 कौन है? तो ये रहे अमेरिका 54% हथियार बनाता है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे पर UK है, चौथे पर रसिया है, 5वें पे फ्रांस है, छठे पे ट्रांस यूरोपियन कंट्रीज है, 7वें स्थान पर इटली आता है, 8वें पे इजराइल और 9वें स्थान पर जापान और 10वें स्थान पर जर्मनी आता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। किस राज्य के मोन जिले में सेना ने गलत पहचान की वजह से नागरिकों पर फायरिंग कर दी जिसमें 14 नागरिकों की मौत हो गई? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, नागालैंड। नागालैंड के मोन जिले में सेना द्वारा चरमपंथियों के ग्रुप को निशाना बनाने के दौरान गलतफहमी की वजह से यह दुर्घटना घटित हुई है। चरमपंथियों के ग्रुप को जब रोकने का इशारा किया गया, वे नहीं रुके तो सेना की ओर से फायरिंग शुरू हो गई जहां तत्काल ही 7 लोगों की मृत्यु हो गई। संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए इसे गलत पहचान की वजह से घटित बताया गया। देखिए ये कानून है अस्फा, ठीक है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इसके तहत सेना को बिना अनुमति के कार्यवाही करने और किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त है। तो इस दुर्घटना के बाद नागालैंड और आसपास के राज्यों में इस कानून को हटाने की मांग शुरू हो गई है। ओके, तो देख लेते हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसके तहत सेना को किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वयं ही कार्यवाही को अंजाम देते हैं। इस कानून का पूर्वोत्तर के राज्यों में विरोध शुरू हो गया है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने इस कानून को हटाने की मांग की है। अस्पा कानून सुरक्षा बलों को यह ताकत देता है कि वह बिना किसी पूर्व अनुमति के किसी भी कार्यवाही को अंजाम दे सकता है और कोई भी गिरफ्तारी करने का अधिकार, कोई भी किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। इस घटना की वजह से नागालैंड सरकार के द्वारा हॉर्नबिल महोत्सव को रद्द कर दिया गया। याद रखिएगा कहाँ आयोजित होता है ये? नागालैंड में। कौन सा उत्सव? हॉर्नबिल। 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित होना था, लेकिन 4 दिसंबर की इस घटना के बाद 7 दिसंबर को इसे नागालैंड सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया। नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, हाल ही में चीनी मानवाधिकार हनन के विरोध में निम्न में से किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार का ऐलान किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, अमेरिका के द्वारा। हाल ही में अमेरिका ने चीनी मानवाधिकार हनन के विरोध में, कौन सा मुद्दा है मानवाधिकारों का? उइगर मुस्लिमों का जो चाइना क्या कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है, उन्हें उनके धर्म का पालन नहीं करने दे रहा है, मतलब कट्टर इस्लामिक जो गतिविधियां हैं उसे कंट्रोल करने के लिए चीन के द्वारा ये अत्याचार यहाँ किए जा रहे हैं। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार का ऐलान किया है। अमेरिका के बाद जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों ने भी बीजिंग ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार किया है। क्या होता है राजनयिक बहिष्कार करने का मतलब? ये अर्थ होता है राजनयिक स्तर पर अमेरिकी सरकार का कोई भी अधिकारी या डेलीगेशन बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में नहीं जाएगा। अमेरिका की यह परंपरा है कि ओलंपिक खेलों में यहाँ से एक डेलीगेशन राजनयिक स्तर पर जाता है, जिसे 2008 के समर ओलंपिक बीजिंग में जॉर्ज W. बुश जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो गए थे। इसी तरीके
तरीके से जापान के टोक्यो में जो ओलंपिक आयोजित हुए थे उसमें भी अमेरिका की जो फर्स्ट लेडी हैं जिल बाइडेन वो भी गई थी। ओके, तो इसी तरीके से जाने का है। हालांकि इसके बाद चीन का भी बयान आया। चीन की सरकार की तरफ से कहा गया कि जब हमने अमेरिका को राजनयिक स्तर पर इनवाइट ही नहीं किया है तो ये बहिष्कार कैसे कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक बात की जाए अगर इंडिया की, तो इंडिया ने इनका सपोर्ट किया है, बीजिंग ओलंपिक में इंडिया भाग लेगा। फ्रांस ने भी इनका सपोर्ट किया है कि वो भी इनका भाग लेगा। और अमेरिका ने कहा है कि हमने हमारे किसी भी मित्र देश से या सहयोगी देश से हमारा जो कदम है उसके अनुसार कार्रवाई करने को नहीं कहा है। अगर कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया ऐसा करते हैं तो ये उनके स्वयं के निर्णय हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में तितली की नई प्रजाति चॉकलेट बॉर्डर्ड फिल्टर की खोज हुई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, सिक्किम राज्य में खोजी गई है ये नई तितली। हाल ही में सिक्किम में तितली की नई प्रजाति चॉकलेट बॉर्डर्ड फिल्टर की खोज हुई है। यह खोज स्थानीय निवासी सोनम वांगचू लेप्चा द्वारा की गई है। यह एक फोटोग्राफर है जो वर्ष 2016 से कई तितलियों की फोटोग्राफी कर चुके हैं और इन्होंने इसी दौरान इस तितली की नई प्रजाति की खोज की है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश पुलिस को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने की तरफ से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा राजेंद्र प्रसाद विश्वनाथ अर्लेकर प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय कुंडू ने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। अब तक 8 राज्यों को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। यह पुरस्कार केंद्र सरकार की सिफारिश पर राज्यों को दिया जाता है, मतलब राज्यों की पुलिस को। यह पुरस्कार विशेष कार्य, मानवीयता, संवेदनशीलता और कर्तव्य निष्ठा के लिए पुलिसों को या सुरक्षा बलों को प्रदान करते हैं। यह पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस, सेना, वायुसेना और विभिन्न सशस्त्र बलों के अंगों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से किस उद्योगपति को चुना गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, रतन टाटा। रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में असम वैभव पुरस्कार से उद्योगपति श्रेणी में रतन टाटा को सम्मानित किया गया। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा जी को कैंसर के क्षेत्र में असम में स्थापित किए गए सेंटर के लिए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में असम सरकार के द्वारा दिया जाता है। यह असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ओके, जो 3 श्रेणियों में दिया जाता है। एक होता है असम वैभव, असम गौरव और असम, ठीक है, तो ये तीनों दिए जाते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं। पहला है असम वैभव अवार्ड, ये किसे मिला है? रतन टाटा जी को। फिर है असम सौरभ अवार्ड, ठीक है, तो ये असम सौरभ अवार्ड विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को दिया जाता है, बिजनेस, मैनेजमेंट, कल्चर, स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये बोर्गिना लवनीना बोर्गोहन स्पोर्ट्स की है ना, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने अवार्ड जीता था, ठीक है, पदक जीता था। तो ये आप याद रखिएगा, ये लिस्ट आप देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ में ये सारी लिस्ट मिल जाएगी। ये असम गौरव अवार्ड के विजेता हैं, उनकी लिस्ट है। ओके, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत को स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए कितनी धनराशि के लोन की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर होगा हमारा ए, $500 मिलियन की राशि। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार के साथ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस राशि से असम, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड राज्यों के 1800 सरकारी स्कूलों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? धर्मेंद्र प्रधान है। एडीबी एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा मनीला, फिलीपींस में। कुल सदस्य देश है वर्तमान में 68। वर्तमान अध्यक्ष है मात्सुको असाकावा और उपाध्यक्ष है अशोक लवासा। ओके, ये अशोक लवासा भारतीय हैं, पूर्व निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं हमारे देश में। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया का 88 वर्ष की आयु में 4 दिसंबर 2021 को निधन हो गया? तो राइट आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ये पूर्व मुख्यमंत्री कोनितेजी रोसैया का निधन हो गया है। ओके, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे ये। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 2009-10 में इन्होंने कार्य किया।
वर्ष 2011 से 2016 तक तमिलनाडु के राज्यपाल रहे। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है, जबकि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के सीएम जो हैं जगन मोहन रेड्डी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने विश्व कप 2021 का खिताब जीत लिया है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना यहाँ पर विजेता रहा है। उप विजेता रहा जर्मनी। जर्मनी को 4-2 से हराया है अर्जेंटीना ने। तीसरा स्थान इस लिस्ट में रहा है फ्रांस का, और भारत का स्थान इसमें रहा है चौथे स्थान पर। ओके, हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने विश्व कप 2021 में अर्जेंटीना की टीम ने जर्मनी को हराकर खिताब अपने नाम किया। अर्जेंटीना की टीम ने जर्मनी को 4-2 से हराया। ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में जूनियर पुरुष हॉकी टीम विश्व कप का आयोजन किया जा रहा था। खास बात यह है कि जर्मनी जूनियर पुरुष हॉकी टीम का 6 बार का विजेता रहा है। भारत ने वर्ष 2001 और 2016 में यह खिताब अपने नाम किया था। हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रतिवर्ष मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने और उसके प्रति जागरूकता के लिए 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय आपको रोम में इटली में मिलेगा। यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख सहयोगी संगठन है। तो याद रखेंगे 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा करंट अफेयर्स 7 और 8 दिसंबर का। अब हम देखेंगे डेली पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में स्टैटिस्टिक्स जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। हाल ही में सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं सीलवर्धन सिंह। वर्तमान नेवी चीफ ऑफ इंडिया कौन बने? आर हरि कुमार। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वर्तमान एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। वर्तमान आर्मी चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे। प्रतिवर्ष आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत हैं। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रणवीर सिंह बने हैं। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम बुक के लेखक कौन है? सलमान खुर्शीद जी हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? ऑल ओवर वर्ल्ड में 10th रैंक रही है। ISA इंडियन सौर जो है अपना अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के 101वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो USA बना है। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? तो गुरुग्राम हरियाणा में ये आपको हेडक्वार्टर इसका मिलेगा। जनजातीय गौरव दिवस 2021 में कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा की जयंती। ओके, भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगदान चैंपियनशिप, योगदान नहीं होगा, ये योग होगा, योग। भारत की पहली राष्ट्रीय योग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? भुवनेश्वर में। निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। जून 2022 में योगासन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? भारत द्वारा की जाएगी। प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। विश्व रंगमंच दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 27 मार्च को। किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा CO2 कैप्चरिंग प्लांट शुरू किया है? आइसलैंड ने। सैन्य विमान बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी टाटा कंपनी बनी है। गीत गोविंद जयदेवा डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? तो उत्पल बनर्जी हैं। किसने पराना पोर्टल लॉन्च किया है? तो भूपेंद्र यादव ने। एडोब इंडिया ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? प्रतिमा महापात्रा को। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना CEO बनाया है संजीव बनरवाल को। किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना शुरू की है? तो गुजरात सरकार ने। NI नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में शीर्ष पर कौन सा इंस्टीट्यूट रहा है? टॉप 10 में तो शीर्ष पर रहा है IIT मद्रास। BPCL के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार सिंह को। उत्तराखंड की राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया, कौन थी? बेबी रानी मौर्य।
एडोब के सीईओ कौन है, जो वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है? तो ये है शांतनु नारायण। वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। तमिलनाडु के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? RN रवि को। भारतमाला परियोजना के तहत देश में पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया गया, कहाँ? राजस्थान में। IDFC फर्स्ट बैंक के CEO और MD नियुक्त किया गया, किसे? वी वेदनाथन को। आंध्र सरकार ने किसे अपना नया आर्थिक सलाहकार बनाया है? रजनीश कुमार को। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए CMD बने हैं निर्लप सिंह राय। बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस नाम से नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? बॉब वर्ल्ड के नाम से। किसने बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड जीता है? गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली ने जीता है। किस बैंक ने महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी के विस्तार करने के लिए $300 मिलियन के ऋण समझौते को मंजूरी दी है? तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने। IOC, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने किस देश को 2022 के अंत जो होंगे आपके बीजिंग में, उसके लिए निलंबित कर दिया है ओलंपिक खेलों के लिए? तो ये किया है उत्तर कोरिया को। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है 10 सितंबर को। नागालैंड और असम के संयुक्त रूप से गवर्नर कौन बने? जगदीश मुखी। उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? गुरमीत सिंह। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन वर्ल्ड टूर का फाइनल में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो एन श्योंग, दक्षिण कोरिया के, इन्होंने जीता है। ओके, और PV सिंधु ने इसमें कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है श्रुति सितारा। किसने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2021 जीत ली है? लुइस हैमिल्टन ने। वेतन दर सूचकांक की नई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है? 2016 है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।